नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेनदेन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान रखती है और कोटा में कई सामाजिक संगठनों और क्लबों में अपनी भागीदारी निभाती रही है। जैसे कि लायंस क्लब में 2 बार सेक्रेटरी रह चुकी है, अभी वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है। और इसके अलावा इनरव्हील क्लब में भी अध्यक्ष रह चुकी हैं 2 बार। महिला मंडल कोटा और प्रदेश स्तर पर अपने भूमिकाओं का निर्वहन कर चुकी हैं अध्यक्ष पद पर। और हाल ही में जो ऑल इंडिया लेवल का अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला मंडल का जो अधिवेशन हुआ शंखनाद, उसमें भी कार्यालय मंत्री की उसमें जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुकी हैं। और ऐसी ही मधुर आवाज़ की धनी जिनको अपन शहद जैसी आवाज़ जिनकी है और नाम भी उनका मधु से शुरू होता, मधु जी भाई थे। मधु जी नमस्कार। जी नमस्कार। मधु जी, हाल ही में जो अपना अधिवेशन हुआ है शंखनाद, हाँ, उसमें आपकी कार्यालय मंत्री के पद पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वो जिम्मेदारियों का आपने किस तरह निर्वहन किया, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जय श्री कृष्ण। अभी शंखनाद 2022 कोटा में 9, 10, 11 अक्टूबर को था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं विदेशों से भी महिलाओं ने और भाइयों ने शिरकत की। इसकी प्लानिंग हम पिछले 6 महीनों से कर रहे थे कि यहाँ पर क्या प्रोग्राम होंगे, कैसे हम आने वाले मेहमानों को ससम्मान अच्छी जगहों पर ठहरा सकेंगे, अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे सकेंगे और एक अच्छे प्रोग्राम्स को यहाँ पे दिखा सकेंगे। इसके लिए 6 महीने से हमारी प्लानिंग चल रही थी। और कोटा में स्थानीय माहेश्वरी महिला संगठन, कोटा जिला माहेश्वरी महिला संगठन और पूर्वी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, इन सभी संस्थाओं के पूरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के द्वारा आयोजित इस शंखनाद कार्यक्रम को सफल बनाने में, सुचारू रूप से चलाने में और आकर्षक बनाने में पूरा योगदान अपना दे रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्योंकि कोटा की है, तो ये जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा सुचारू रूप से और भव्यात्मक रूप से बनाया जाए। इसमें 5G एक बड़ा प्रोग्राम था आपका, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि 5G का क्या उद्देश्य है। जी, ये 5G प्रोग्राम जो हमारा है, एक हमारी समिति है, ग्राम विकास और राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति। तो देखिए दिनेश जी, क्या है कि अब जो माहेश्वरी संगठन जो भी हैं हमारे, चाहे महिला संगठन हो या महासभा हो, केवल अपने एक कम्युनिटी तक सीमित रह के सेवा कार्य नहीं कर रहे हैं। अब वो पूरा ग्लोबली इस मिलकर काम कर रहे हैं। हर जाति वर्ग के लिए, गांव से लेके शहर तक के सभी सदस्यों के लिए या अपने हिंदुस्तान के सभी भाइयों बहनों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक जाति विशेष का संगठन नहीं रह के ग्लोबली इसमें काम किया जा रहा है। तो अब ग्लोबली में ये समस्याएं हैं कि गांव का विकास हो, गांव में से लोगों का शहर का जो आना जाना है वो रुके, क्योंकि हमारे गांव बड़े समृद्ध हैं, वहाँ पे भी सारे संसाधनों का विकास धीरे धीरे हो रहा है। तो गांव खाली ना करें और गांवों में आके बसने की बजाय गांवों में आकर ही आप बसें। इंटरनेट का ज़माना है, तो अच्छे अच्छे पढ़े लोग भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, गांवों में रहकर अपना काम कर सकते हैं, ये हम उनको बता रहे हैं। और दूसरा जी इससे जुड़ा हुआ है कि गाय हमारी माता है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, क्योंकि गाय को हम पशु नहीं मानते, गाय को हम माता ही कहते हैं। तो अगर गाय का संरक्षण नहीं हुआ तो हम प्रकृति में संतुलन बनाने से वंचित रह जाएंगे। आज देखिए, गाय के जो पंचगव्य पदार्थ जिनको हम बोलते हैं, गौमूत्र है या गोबर है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कितना ज़रूरी है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कितना ज़रूरी है। तो इसलिए गाय का संरक्षण होना भी ज़रूरी है, हमारी माता का संरक्षण होना ज़रूरी है। बेकार में वो कटने से बचे,
लाचार अपंग गायें हैं तो हम उनकी भी सेवा के लिए हमारे पास प्रोग्राम है। गौशाला में जाके हम उनकी देखभाल भी करते हैं। और अभी पिछले कुछ महीनों में हमने अपने एक राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत ऐसी मशीनें गौशाला में लगाई है जहाँ पर गाय की जो गोबर होता है उसको इकट्ठा करके मशीनों से उनके सामान बनाए जाते हैं। जैसे शवदाह गृह के लिए उनकी लकड़ियाँ बनाई जाती है और दिवाली पे जलाने के लिए उस गोबर से बने हुए दीपकों का प्रयोग हम बहुत शुभ मानते हैं। तो उन मशीनों के द्वारा दीपक भी बनाए जाते हैं। शवदाह के लिए जो हमारे पेड़ों को काटना पड़ता है उससे बचाव के लिए भी ये गोबर की बनी हुई लकड़ियाँ काम में आ सकती है। और अभी हमारे चित्तौड़ के एक माहेश्वरी महिला संगठन ने मशीन लगाकर उन्होंने ये ऐलान किया है कि ये जो लकड़ियाँ होंगी, हम जो लावारिस शवों का शवदाह करना होता है उनके लिए हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो ये जो हमारे प्रोग्रामों में शामिल हुई हैं चीज़ें, ये केवल एक जाति वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं है बल्कि मानवता को फ़ायदा पहुंचाने की बातें हैं। एक इसमें जुड़ा हुआ है जी गंगा का। अब हम अपनी गंगा को भी माँ कह के संबोधित करते हैं और उसके जल को हम अमृत कहते हैं जिससे हमने जीवन पाया है। धीरे धीरे देख रहे हैं हम कि गंगा कितनी प्रदूषित हो गई है। यह हमारी सारी ही नदियाँ बोलें तो कितनी प्रदूषित हो गई है। और इस प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास महिला संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें अभी हमने एक प्रोजेक्ट लिया था बायो एंजाइम से जल के प्रदूषण को रोकना। उसका कहाँ पे आपने शुरू किया? ये प्रोजेक्ट हमने सबसे पहले शुरू तो गंगा के घाट से बनारस से ही किया था, मगर अब इसको सारे संगठन ले रहे हैं और उनके एरिया में जो भी नदियाँ पड़ती है या तालाब आते हैं उसमें बायो एंजाइम से जल को कैसे सुरक्षित रखा जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, इस पर हमने कार्यशालाएं भी लेनी शुरू कर दी है। तो ये काम हमारा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये है गंगा के संरक्षण का कार्यक्रम। ग्रामीण संरक्षण मैंने बताया। अब एक है इसमें गीता। गीता जो हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ है, हमारे जीवन को जीने का आधार है, भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई ये अमृतवाणी है जिसमें हमारे जीवन के हर पहलू पर हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ संबंधों को निभाना चाहिए, ये सारी बातें हमें गीता से सीखने को मिलती है। और गीता की एक खासियत है कि जितना हम गीता को पढ़ते हैं हम हर बार कोई नए अर्थ में लेकर आते हैं। इस तरह से गीता का संरक्षण हुआ। कृष्ण ने अपने मुख से गीता का जो उपदेश दिया है हमारे जीवन में अक्षर अक्षर पालन करने योग्य है। तो हमारे सारे आपस के झगड़े मिटेंगे और मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु आज के समय में भी भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए हमने गोविंद को हमेशा अपने साथ रखा, गीता को हमने साथ रखा। इस तरह से ये हमारा 5G प्रोग्राम है। तो जो 3 दिन का अधिवेशन हुआ, इससे क्या मैसेज अपन ने समाज को दिया? हमने समाज को देखो एक तो संगठित होने का मैसेज दिया और एक और मैसेज ये दिया कि राष्ट्रीय संगठन पर या जिला संगठन पर तो कोई कोई लोग ही पहुंच पाते हैं ना। हमारी एकदम गांव की बहनें हैं। अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि मेरे को ग्रास रूट की बहनों से भी अपना जुड़ाव करना है कि वो संगठन से जुड़े, संगठन में आए, मेल मिलाप रहे, उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं हम उन्हें सामने लाएं। इसके लिए ये संगठन ऐसे अधिवेशनों का आयोजन करता है जिससे कि हम गांव से शहर तक, बड़े शहर तक की महिलाओं को जोड़ें, उनसे कुछ सीखें, उनको कुछ सिखाएं, कुछ अच्छी बातें सामने लाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, धार्मिक आयोजन भी करें, हमारी संस्कृति को संवर्धन करने के कार्यक्रम करें जिनसे सभी को फ़ायदा हो। इसलिए ये संगठन ऐसे समाज के रूप में ऐसे अधिवेशन आयोजित करता है। आप क्लबों में और समाज में बराबर अपनी भागीदारी निभाती हैं जी, और परिवार में भी आपकी अहम भूमिका है। तो दोनों जगह आप किस तरह से सामंजस्य बिठा पाती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने दिनेश जी। अब आप भी एक पुरुष हैं, आपके घर में भी महिलाएं हैं, कुछ कामकाजी भी होंगी और कुछ घर में रह के घर को भी संभालने वाली होंगी। तो हम अपने आप को एक हाउसवाइफ नहीं मानते, हम अपने आप को होम मेकर मानते हैं और इस बात से आप भी ज़रूर सहमत होंगे। और ये जहाँ तक व्यवस्था दोनों में बिठाने की बात है,
भगवान ने और प्रकृति ने महिला को एक स्वाभाविक गुण दिया है, एक तो सृजन का और एक मैनेजमेंट का। बिल्कुल। हम जन्मजात मैनेजर होते हैं जो बिना डिग्री के। जी, बिना डिग्री के मैनेजर होते हैं, और कई बार तो हम जो डिग्री वाले मैनेजर हैं उनसे अच्छा काम करके भी दिखा देते हैं। बिल्कुल। बस ये है कि हमें प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। हाँ, पर ये गुण मतलब अपने वंशानुगत ही अपने आप में आते हैं। जी हाँ, ये स्वाभाविक गुण है, gifted गॉड गिफ्टेड है, अपने आप महिला के अंदर आते हैं। और जो महिला बाहर जाकर काम करती हैं, ऑफिस में करती हैं या बिजनेस अपना संभालती हैं और वो साथ साथ घर भी संभालती हैं, इसके लिए पूरे परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। क्योंकि अब जीवन रथ के दो पहिए तो महिला और पुरुष है ना, बिल्कुल। तो दोनों जब साथ चलेंगे तो परिवार भी अच्छी तरह चलेगा, उनके संबंध अच्छे रहेंगे और अगली पीढ़ी में संस्कार भी अच्छे पड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए दोनों को साथ में रख के हम काम करते हैं। और कोई भी महिला, ये बहुत बड़ा सच है, बिना परिवार के सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकती है। तो परिवार का सहयोग महिला को आगे बढ़ाएगा, उसको तरक्की की राह पर ले जाएगा। तो ये दोनों को साथ में चल के हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। आमतौर पर महिलाओं में ये धारणा है कि पुरुष प्रधान समाज है और इसकी वजह से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे में आपका क्या मानना है? आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समाज पुरुष प्रधान है। पितृसत्तात्मक परिवार हमारी संस्कृति का पार्ट है और वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, पितृसत्तात्मक ही होना चाहिए। मगर जब ये बात परिवारों में आती है या पुरुष में कोई ऐसा अहम आ जाता है कि वो महिला को एक नगण्य सी चीज़ मानने लगता है, तब हमें अपने आप को प्रूव करके दिखाना होता है। वरना कुछ नहीं है, ऐसा पुरुष प्रधान समाज ही रहना चाहिए। हमारा मार्गदर्शन, गाइडेंस और संरक्षण होना ज़रूरी है। इसके लिए पुरुष प्रधान में कोई बुराई नहीं है, रहना चाहिए पुरुष प्रधान समाज। बस ये है कि उनको, महिलाओं को भी समान अवसर देना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, अपनी तरक्की कर सकें। और ये आजकल हो रहा है, समान अधिकार दिए जा रहे हैं। हाँ, काफ़ी कुछ बदल गया है जी समाज हाँ, में। थोड़ी थोड़ी मानसिकता बदल गई है। आजकल देखने में आ रहा है कि कैरियर की भाग दौड़ में युवतियां जो है और एज होती जा रही, उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही। जैसे आमतौर पर अपन ये मान के चलते हैं 20 या 25 की उम्र के बीच में शादी हो जानी चाहिए, लेकिन आजकल 30-35 साल तक की उम्र में कैरियर की दिशा में ही भागती रहती है ये लड़कियां। जी तो हाँ। उससे शादियों में, विवाह में उनको बड़ी दिक्कत आ रही है पेरेंट्स को। इसके बारे में आपका क्या मानना है? जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विवाह की उम्र हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको पढ़ाई भी है और आजकल दोनों के समान अवसर मिलते हैं। लड़के को और लड़की को पढ़ाई करने के अवसर समान मिलते हैं। तो महिलाएं पढ़कर अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। इस कैरियर बनाने के पीछे दो कारण होते हैं। एक तो महिला का आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए भी वो कैरियर बनाना चाहती हैं। दूसरी बात, आजकल इतनी महंगाई का ज़माना है, यदि दोनों मिलकर घर चलाते हैं तो वो घर को बहुत अच्छी तरह चला पाएंगे, जीवन के सारे साधन उपलब्ध कर पाएंगे और अपने आगे की जनरेशन को करवा भी पाएंगे। तो पढ़ना ज़रूरी है, ये बात एक अपनी तरफ है। कैरियर बनाना ज़रूरी है, ये बात भी एक है। इसके साथ साथ परिवार बनाना, जल्दी शादी करना, इस बात पर अगर हम आएँ तो शादी तो बच्चे करना चाहते हैं, मगर वो उसके पहले सेटल होना चाहते हैं, इसीलिए उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है। मगर जब महिला को या लड़की को ये पूरा आश्वासन मिलता है कि हम तुम्हारी पढ़ाई को रोकेंगे नहीं, या हम तुम्हारे कैरियर में, तुम्हारे को जो प्रमोशन है या जॉब की जो भी तुम्हारे वर्किंग आवर्स हैं, उसमें हम तुम्हारी कहीं रुकावट नहीं बनेंगे, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तो हर महिला या हर लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो अगर हम उन्हें ये आश्वासन दें बराबर और सहयोग करें शादी के बाद में, तो कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि मेरी देर उम्र में शादी हो या मेरा परिवार ना बने। तो बस हमें अपनी सोच को इतनी लानी है कि हम उनके लड़कियों के मन में ये विश्वास जमा सके कि हम बराबर तुम्हारे साथ हैं, तो फिर उम्र नहीं बढ़ेगी। मैं आपको बीच में थोड़ा टोकूंगा जी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अपन ठीक है, कैरियर की दिशा में अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, जी हाँ। उम्र भी उसके साथ साथ बढ़ती जा रही है, पर इसके दूरगामी परिणाम ये देखने में आ रहे हैं कि आपकी 30 या 35 के बाद की जो एज है, तो आपके परिवार में नया जो मेहमान है, नया बच्चा जो आता है, जी हाँ, तो आपकी जो वृद्धावस्था आ जाती है, जब तक तो आपके बच्चे कमाने लायक ही नहीं होते, तब उस स्थिति में आपका ये जो सोचना है कैरियर के बारे में, तब उस पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, ये आपकी बात एकदम सही है दिनेश जी,
कि शादी की उम्र बढ़ेगी, लेट उम्र होगी तो आगे परिवार भी लेट ही बढ़ेगा। उसके लिए ही जैसे मैंने पहले कहा कि हम उनको ये इस बात के लिए आश्वस्त करें कि शादी के बाद हम तुम्हारे कैरियर में रुकावट नहीं बनेंगे या तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनेंगे, व्यवधान नहीं डालेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो लड़कियां तैयार हो जाएगी कि हम टाइम पे शादी करें। और जब उनका परिवार बढ़ाने का टाइम आता है तो भी हमको साथ में खड़े रहना ज़रूरी है कि मदर है या मदर इन लॉ है, वो कम से कम ये जिम्मेदारी रखे कि हम उनके बच्चे को पालेंगे, वो अपना काम करें और परिवार और समाज की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां हम उठाएंगे। मगर बस बेसिकली निर्णय इस बात के ऊपर ही होता है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो जल्दी शादी के लिए रेडी भी हो जाएंगी और परिवार भी बनाने पे राज़ी हो जाएंगी। बस उनके मन में विश्वास लाना ज़रूरी है। अब आखिर में चलते चलते हम एक सवाल आपसे पूछे हैं कि भाई आपने तो काफ़ी समाज सेवा की है, क्लब में भी और सामाजिक संगठनों में रहकर भी कई पदों पर सेवा दी। हाँ, तो अब नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो इस फील्ड में, समाज सेवा की फील्ड में जो आ रहे हैं? जी, हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखती है और हम भी नई पीढ़ी से बहुत उम्मीदें रखते हैं, मगर हम अपनी उम्मीदों को समय के साथ में कम या ज़्यादा करें ये हमारे लिए ज़रूरी है। एक तो अनावश्यक अपने आदेश नई पीढ़ी पर थोपे नहीं, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी निकली थी उसके सामने बहुत सारी चीज़ें नई थी जो अब डेवलप हो गई हैं और उनका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है आज के बच्चों का, क्योंकि उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है। इसके लिए वो इंटरनेट की दुनिया है आज, बहुत कुछ उनको ज्ञान पहले से है। जी हाँ, उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है और कहीं कहीं हमारे ज्ञान से उनका ज्ञान ज़्यादा है। बिल्कुल। तो ज़रूरी ये है कि हम दोनों पीढ़ी में सामंजस्य बना के रखें, तो युवा पीढ़ी हमेशा हमें सम्मान भी देगी और हमारा सपोर्ट भी करेगी। हमको भी जहाँ हमारा बिजनेस है या हमारा घर है उसको चलाने के लिए युवा पीढ़ी की ज़रूरत है। समय के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हमको युवाओं का साथ बहुत ज़रूरी है। तो हम उनके साथी बने, ना कि हम उनके ऊपर इस रूप में बैठे रहें कि हमारे आदेश मानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ऐसा हम मान के ना चलें, हम उनके साथ उनके बराबर ही के रह के चलेंगे तो ही सम्मान मिलेगा। जी हाँ, हम उनके मार्गदर्शक बने और उनको गाइडेंस जब वो मांगे तब दें। बिल्कुल। उसके लिए मानने को बाध्य ना करें। बिल्कुल। क्योंकि थोड़ी बात हम उनकी माने और थोड़ी बात हम अपनी मनाएं तो सामंजस्य बन के बराबर चलेगा। सामंजस्य बना के चलेंगे तभी परिवार चलेगा। परिवार चलेगा और हमारा, एक तरह से कहूँ, हमारा व्यवसाय भी चलेगा, हमारा समाज भी चलेगा। बिल्कुल। तो एक तो ये होगा कि परिवार एकल नहीं बनेंगे। बिल्कुल। अगर हम मिला के चलते हैं बच्चों से। देखिए, ये बात आप 100% मान के चलिए, सेक्रीफाइस हमें करना है अगर अगली पीढ़ी को हमारे साथ रखना है। बिल्कुल। तो हमारा सेक्रीफाइस ये मान के चलें कि हम अपने बच्चे के लिए तो कर रहे हैं, हम ही उनको दुनिया में लाए हैं, हमें ही उन्हें सेटल भी करना है, हमें उनका साथ निभाना है। बिल्कुल। तो कहीं टकराव की नौबत नहीं आएगी। युवा तो हमारे कर्णधार है ना, हमारा भविष्य है। बिल्कुल सही है। इसके लिए युवाओं को साथ में रखना है और उनके जो अच्छे और बुरे चीज़ें हैं उनको बैलेंस करके चलना है। प्यार से समझाएंगे तो सब हमारे साथ ही रहेंगे। धन्यवाद मधु जी, आपने हमारी नई पीढ़ी को बहुत अच्छा संदेश दिया। जी धन्यवाद भाई साहब, नमस्ते।